नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए सूबे में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग भी मसौदा तैयार करने में जुट गया है। दूसरे राज्यों में बने कानून पर मंथन करके प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और सरकार को सौंपा जाएगा। वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं। जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लाल किले से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी और कहा था छोटा परिवार रख के देशभक्ति को प्रकट की जा सकती है। अब योगी सरकार उसी रास्ते पर चलने की तैयारी में है और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है। जनसंख्या के लिहाज से यूपी में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। जो भी संविधान के दायरे में होगा उसी प्रकार का कानून प्रस्तावित किया जाएगा और उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति, कोई समुदाय किसी व्यक्ति को बरगलाता है तो उस समुदाय को सोचना होगा कि भाई ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है। ये सिर्फ एक सुविधा देने वाला कानून होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या की नीति को अपनाएंगे उनको अन्य लोगों के मुकाबले अच्छी सुविधाएं केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाओं की मिलेगी। यूपी में बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। यूपी में अब हम दो हमारे दो। विधि आयोग ने तैयार किया मसौदा, जल्द सरकार को सौंपेगा प्रतिवेदन। सरकारी योजनाओं से रखा जा सकता है वंचित। सरकारी नौकरी को लेकर भी चल रहा मंथन। राशन और दूसरी सब्सिडी कटौती की जा सकती है। खासकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जा सकती है। फिलहाल राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। विधि आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वो अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है और निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। कमाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का 4.5 साल से कोई काम नहीं किया। यहाँ पे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। यहाँ पे हर तरह के कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, लाशों को नदी में तैरते लोगों ने देखा। यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चला, भू माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही, लोगों की जमीन पे कब्जा होता रहा, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार लगातार सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदुओं पर बातचीत कर रही है। इसी के तहत दूसरे राज्यों में लागू कानून पर विधि आयोग मंथन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बातचीत करने के लिए सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा जी हैं, प्रसपा से प्रवक्ता हैं। और कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है, जब से ये खबर आई है तब से कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं। आप एक बार चीजों को क्लियर कीजिए कि ये कानून जब बनेगा तो किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी, कैसे लोग उससे सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे, किसका फायदा मिलेगा, एक बार समझाइए आप। देखिए, इसका कानूनी स्वरूप जो है वो तो सरकार तय करेगी जी। इसलिए मेरे को उस विषय में कहना जी कि उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या प्रावधान नहीं होंगे, किनको सहूलियतें मिलेंगी, किनको उस वजह से वंचित रखा जाएगा, ये शायद ठीक नहीं होगा जी। ये अधिकृत तौर पे जब कहा जाएगा तो वही अच्छा है। ठीक है। मैं तो सिर्फ इसको एक राष्ट्रीय चिंतन की दृष्टि से ये कहूंगा कि इस मसौदे पे तो आम सहमति होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ। जहां पे कि देश के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है जी। वहां पे अगर संख्या के नियंत्रण के लिए कोई कदम उठाए जाएं जी तो उन कदमों का स्वागत होना चाहिए, उसमें राजनीति क्यों करी जाए। हाँ। मुझे लगता है इसमें देशहित सोच के सबको उस विषय को उस तरह से देखना चाहिए। ठीक है। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या व्यू है, एक बार बताइए आप हमें। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जो परिस्थितियां पूरे देश में निश्चित तौर पे एक कोई सम्यक तर्क पूर्ण एक कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलना चाहिए। और इसके लिए एक जागरूकता जो सबसे बड़ा रास्ता होता था, जिसका एक नारा भी था, हम दो हमारे दो। हाँ। अलग बात है वो नारा बदल गया है, अब हम दो और हमारे दो प्रधानमंत्री जी और अडानी अंबानी के सेंस में कही जाती है वो चीजें, क्योंकि इस सरकार ने इस नारे को कभी लागू करने का प्रयास नहीं किया, न कोई कहीं चर्चा में रही। हालांकि इस जागरूकता को यदि किया जाता तो 7-8 साल में जनसंख्या पर इन चीजों से भी बहुत कंट्रोल हुआ था, पहले भी कंट्रोल हुआ था, और ये 7-8 साल में इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने का लगातार प्रयास रहता था पहले सरकारों को कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम प्रयास करें। जो अशिक्षित समाज के लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय और किसी भी क्षेत्र में जहां अशिक्षा होगी वहां जनसंख्या स्वभावतः मानी जाती है ज्यादा होगी। जो शिक्षित हो जाते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, वो प्रयास करते हैं कि जितने कम बच्चे होंगे उतना ही उनको एजुकेशन और बाकी चीजों के लिए। दूसरा चीज है, जब एजुकेशन का दायरा बढ़ता है और सुविधाओं का दायरा बढ़ता है तो लोग उसके अर्थ को समझने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को एक व्यापक जन आंदोलन के तरह, और इसमें सभी की सहभागिता होगी। मुझे लगता है इसमें पार्टियों से ऊपर उठ करके सबको आना चाहिए। भाजपा, कांग्रेस, हाँ, सियासत किसी को करनी हो तो उसका तो कुल मिलाकर आपकी बातों से अजय जी ये लग रहा है कि आपको फैसला ठीक लग रहा है, सूट कर रहा है। पार्टी ने सूट करने का और नहीं सूट करने का अर्थ नहीं है ये, इस पर अभी मैं इस तरह के वक्तव्य नहीं दे सकता। अभी सिर्फ ये है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या लोगों के कल्याण, लोगों का विकास, लोगों के उद्धार और रोजगार ईमानदारी से देना चाहती है। यदि देना चाहती तो अभी तक जो काम किया 7 वर्षों में लगभग 13 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई केंद्र सरकार के माध्यम से, और अभी बेरोजगारी का आलम है कि 23.5 करोड़ लोग बेरोजगारी रेखा के नीचे चले गए। जो गरीब होंगे, जो अशिक्षित होंगे, जिनका स्वास्थ्य, अगली बार जब मैं आपके पास लौटूंगा तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा अजय उपाध्याय जी कि जनसंख्या यहाँ पर मुद्दा है या नहीं है, या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इन दोनों चीजों में फर्क बताइएगा। आता हूं सर, मैं दोबारा आता हूं कपिल श्रीवास्तव जी से। मैंने बता दिया पहली बार 10 सेकंड से पहली बार ही बता दिया, जनसंख्या अभी नहीं हमेशा से मुद्दा रहा। तभी भारत के संविधान के 47A में निर्दिष्ट किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व में कि छोटे परिवार को प्रमोट करने के लिए, ठीक है सर, कहीं ना कहीं, ठीक है सर। कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी क्या समझती है इसको लेकर, उत्तर प्रदेश में अब ये नया कानून बनेगा तो? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो ये मानना है कि ये केंद्रीय कानून होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही क्या केवल जनता रहती है क्या भारत में? तो सबसे बड़ी बात है, अगर ये चर्चा वास्तव में मित्तल साहब करना चाहते हैं तो एक राष्ट्रीय नीति पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक कर ले, चिंतन मंथन सारे पार्टियां बैठ करके कर लेंगी। बिल्कुल एक राष्ट्र है, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए हमारी जनसंख्या पे, क्योंकि हम 1 अरब 35 करोड़ की जनता है। और इसके लिए कैसे नियंत्रित किया जाए,
क्या नकारात्मक रूप से क्या चीज कहा जाए, क्या सकारात्मक रूप से कहा जाए, शिक्षा हम किस तरीके से और अपनी जनता के बीच में बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम हम कैसे चला सकते हैं, क्या कौन सी कानून ये बनाने जा रही है सरकार, क्या बनाना चाहती है, अभी तो ये मंशा सामने नहीं है। और राज्य विधिक परिषद के द्वारा जी राज्य विधिक परिषद के द्वारा भी अभी इतनी ही बात कही गई है कि इस पर वो अभी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत पहले ये बात हो जाएगी अगर कोई बात हम कहते हैं। पहले तो ये देखा जाए कि ड्राफ्ट क्या है, फिर सरकार उसको किस तरीके से लेकर के आना चाहती है। कभी कभी तो लगता है कि हमारे मोदी जी पूरे विश्व को इस बात की दरकार से धरकाते भी हैं कि भाई हम तो 1 अरब 35 करोड़ की जनता है, तो उस समय जब आप अपने आबादी को बताते हैं तो क्या सकारात्मक रूप से बताते हैं या नकारात्मक रूप से बजाते हैं? क्या आप जब विश्व को ये कहते हैं कि भारत को भारत गुरु बनने की एक क्षमता रखता है, उसके पीछे कारण है कि हमारे पास 60% युवा लोग हैं रहते हैं इस देश के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि हम जिन पर शस्त्रियां लगाने जा रहे हैं या उनको किसी तरीके से पारितोषिक देने जा रहे हैं, तो ये सोचना होगा कि जो बच्चा जन्म ले रहा है इस धरती पर उसने क्या गुनाह किया कि उसको वो मिलना चाहिए या नहीं। हाँ ठीक है, 2027 तक हम चीन को पछाड़ देंगे, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी कि भाई जनसंख्या के मामले में हम सबसे आगे हो जाएंगे। ठीक है, दीपक मिश्रा जी क्या सोच रहे हैं सर, आपका फैसला सही है, अच्छा है, या फिर अनुराग भदौरिया को भी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले जो हमारा पैकेज चला उसमें रिपोर्ट जो चली, उन्होंने कहा भाई मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये जो राष्ट्र के सवाल हैं, समाज के, उनको हम एकांगी दृष्टिकोण के साथ नहीं दे सकते। एक तथ्य हमारे सामने है कि हिंदुस्तान दुनिया का दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है। बिल्कुल। उसके साथ यह भी तो एक तथ्य है कि जनसंख्या घनत्व में हिंदुस्तान 28 देशों के बाद है। सबसे बड़ी बात है कि डोमांटे जो डेमोग्राफिया के यानी कि जनसंख्या शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता माने गए हैं, जैसे माना जाता है कि लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े ज्ञाता, और इस तरीके से तो कुछ आप्तवचन होते हैं साहित्य में जैसे प्रेमचंद हो गए, तो उनका ये कहना है कि जब तक देश की जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय स्थिर नहीं हो जाता, स्थिर के बाद रक्षणात्मक नहीं जाता, तब तक जनसंख्या एक समस्या नहीं होती। मैं अटल जी की बात को दोहराना चाहूंगा कि जनसंख्या में पुरुषार्थ भी तो निहित होता है, एक पेट के साथ 2 हाथ भी तो होता है। हमने उसका समायोजन कैसे किया, उसको नियोजित कैसे किया जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे ये देखिए कि 1500 दिन के बाद जी, यानी कि 1500 दिनों तक राज करने के बाद अचानक योगी प्रशासन को जनसंख्या पर दृष्टिपात क्यों पड़ गई? तब जब देश और प्रदेश, विशेषकर प्रदेश हमारा आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। देश में ये आपको क्या समझ में आ रहा है? तो मुझे ये लगता है कि इस समय हमारी सरकार को, मैं जानबूझ के भाजपा सरकार या योगी सरकार नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय गणराज्य का नागरिक हूँ और जो भी सरकार होगी वो हमारी सरकार होगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस समय हमारी सरकार को चाहिए कि सबसे पहले रोटी और दवा के प्रबंध पे अपना ध्यान दे, अपना जो भी मानसिक ऊर्जा है उसको अन्य विषयों पे न लगाए। जैसे आपने 1500 साल तक खामोशी इख्तियार की रहे, आप 500 दिन और कर लीजिए, फिर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम तो आप इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी जवाब दीजिए, ये क्या इलेक्शन से ठीक पहले ये फैसला लिया जा रहा, अब उस पर भी सवाल उठेगा क्या? मुझे लगता है कि नकारात्मक राजनीति जो करना चाहेगा वो ऐसे करेगा। पहले 2 वक्ताओं का आपने अगर कथन सुना हो तो दोनों ने इस मूल विषय का स्वागत करा है। दोनों का मानना है कि देश के सामने जनसंख्या एक बहुत बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है और उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है अगर हिंदुस्तान की तरक्की होनी है। और किसी भी अगर प्रदेश ने एक सकारात्मक कदम उठाया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, जो कि पहले दोनों वक्ताओं ने करा, जिनका कि मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जी। समाजवादी पार्टी का रुख राजनीति में तो आप जानते हैं क्या है, उसमें क्या मैं टिप्पणी करूंगा। जब टीकाकरण की बात आई तो उन्होंने कहा भाजपा का टीका है, फिर वो कह रहे टीका क्यों नहीं हुआ। जहां पे खिलाफत के लिए खिलाफत करनी होती है उनसे कुछ और अपेक्षा करना मुझे लगता है शायद अनिवार्य उचित भी नहीं होगा। ऐसे में मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ जी, आज ये 1 दिन में नहीं होने वाला, ये 3 दिन में नहीं होना, 30 दिन में नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक बात है। ये कदम जो है, इन कदम में एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होगी अगर हमें देश के अंदर जनसंख्या का नियंत्रण करना है।
मैं चाहता हूं कांग्रेस ने भी कराए, थोड़ा बड़े गार्डेड शब्दों में हाँ। अजय जी ने आरो कहा था। कपीश जी। देखिए, मैं ये कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक चीज कहना चाहता हूं जी। कि दुर्भाग्य है कि इमरजेंसी के दौरान जो हुआ उसकी वजह से कोई भी सरकार में दोबारा हिम्मत नहीं हुई जनसंख्या नियंत्रण करने के तरफ जाने की। ठीक है, वो एक पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक हो गया और वो एक अनटचेबल, लेकिन सुधांशु जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मुझे एक और चीज समझ में आती है कि जब 2019 में मोहन भागवत जब रामपुर में खड़े होकर मन से इस बात का जिक्र करते हैं तो हैदराबाद में ओवैसी साहब को दिक्कत क्यों हो जाती है, वो क्यों आ जाते हैं इसका अपना अपना एजेंडा लेकर। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा। अब कपिल श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, शायद कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। बोलिए श्रीवास्तव जी। देखिए, सुधांशु मित्तल साहब को दो बातों में से एक तो बतानी पड़ेगी कि उन्होंने हम दो वक्ताओं की बातों पर बधाई दी, तो फिर कटाक्ष समाजवादी पार्टी पे कैसे की, क्योंकि वो तो इससे विषय संबंधित नहीं था। और बावजूद इसके हम मित्तल साहब से बड़े बहुत आग्रह के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो आपकी वैज्ञानिक सोच रही है वो गौमूत्र से शुरू होकर के गोबर के लिप तक रह गई, और ब्राउन चॉकलेट तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खिलाते हैं, तो आपके भी विवेक पर मुझे क्या हम कह सकते हैं कि कितना प्रभाव आप इस देश के लिए डालेंगे जनसंख्या नीति पर। इसीलिए मैंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि ये किसी प्रदेश का विषय नहीं है, ये देश का विषय होना चाहिए और ये चर्चा देश के स्तर पे होनी चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक कीजिए, उसमें सारी पार्टियां पार्टिसिपेट कराइए और अपने पॉइंट्स बना करके रखिए कि आप किस तरीके का ड्राफ्ट लेकर के आना चाहते हैं और उस पर हमारी सहभागिता लीजिए। लेकिन आप तो विषयांतर होकर के पता नहीं कहां से कहां चले गए। लेकिन बावजूद उसके मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये देश अब प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, और मुसलसल हमारी तमाम सरकारों ने, जो भी सरकार इस देश के अंदर रही है, उसने पुरुषार्थ किया है इस देश के लिए। तब हम आज यहाँ खुशहाली के स्तर पे पहुंचे थे जहां से देश को डुबा दिया गया पिछले 7 सालों। ठीक है सर, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा गार्डेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। दीपक मिश्रा जी अपनी बात रखिए, क्योंकि आधे घंटे की डिबेट है तो थोड़ा छोटा छोटा आप लोग बोलेंगे तो सही रहेगा, सबकी बातें आ जाएंगी। हाँ, दीपक मिश्रा जी। देखिए, दो चीजें, मोहम्मद तुगलक ने जो निर्णय लिया था सही निर्णय था, बाद में दुनिया उसी पर सांकेतिक नोट चले, लेकिन वो समय गलत था। इंदिरा जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण का नाम दिया, परिवार नियंत्रण का नाम दिया था, बाद में वो शब्द ही नियंत्रण हट गया, उसके लिए कल्याण शब्द का प्रयोग कर लिया गया। वो एक निर्णय सार्थक था, लेकिन गलत समय पर लिया गया। तो ये निर्णय भी गलत समय लिया जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है। हाँ, हमारा पूरा पुरुषार्थ तो तर्क तो यही दिया जा रहा है ना दीपक मिश्रा जी। अभी मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे थे जस्टिस AN मित्तल जी, चेयरमैन हैं वो विधि आयोग के, तो वो कहते हैं कि भाई कोरोना में बेड नहीं मिले लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो अगर जनसंख्या कम होती तो हम सुविधा ज्यादा पहुंचा पाते। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसको पहले हम एक गिलास पानी का प्रबंध करेंगे या चले जाएंगे कुआं खोदने। ठीक है, आइए अजय उपाध्याय जी चर्चा में। सुधांशु जी मैं आता हूं आपके पास। सर आ रहा हूं, अजय उपाध्याय जी का भी वक्तव्य ले, बोलिए। पहली बार तो मित्तल साहब जो ये बात कह रहे थे, मैंने सुधांशु मित्तल साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं समझ गया क्यों कह रहे हैं कि जनसंख्या कम होती तो हमें ये समस्या नहीं होती। अरे भैया, समस्या तो इसलिए हुई कि व्यवस्था नहीं थी। ये अपने आप में बड़ा मिथ और बड़ा भ्रम है। व्यवस्था होती तो सबको मिल जाती। आज व्यवस्था नहीं होने का वो कारण हुआ। ठीक है, जनसंख्या एक अलग इशू है। और जनसंख्या इशू दो चीजों पर मैं मानूंगा कि इसको नेशनल लेवल पर इसका क्या समाधान होना चाहिए। सभी दलों को सर्वदलीय बैठक एक बात होनी चाहिए, जो सुधांशु मित्तल साहब भी इससे कहीं ना कहीं वो रखेंगे कि एक राष्ट्रीय पॉलिसी इस पर निश्चित तौर पे बननी चाहिए और इसमें सबको साथ में आकर के एक सकारात्मक ढंग से इस पर विचार विमर्श, ताकि कोई भ्रम न रहे और जो सच्चाई के साथ सभी लोग मिलकर के इस समस्या के टिकल करने में साथ दें। हाँ। दूसरा एक मिथ है कि जनसंख्या ज्यादा होने से या कम होने से गरीबी का रिश्ता किस तरह है। इस पे कई रिसर्च आए हैं, संजोग से इस बीच में पढ़ भी रहा था। हाँ। इसमें कई रिसर्च है। कई ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या कम है लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा है, और चाइना जैसा देश है जहां जनसंख्या इतना होने पर भी अमीरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका सही मोबिलाइजेशन कैसे हुआ है। वो 3% लोगों के पास जो आज के डेट में पूरे भारत के वेल्थ का सर्वाधिक पैसा है और 97% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे की तरफ जाने को विवश है। तो ये मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये पॉपुलेशन का एक मीनिंग है कि उसको कम करना है, कैसे ठीक है सर। और सुधांशु मित्तल जी, हाँ सुधांशु मित्तल जी,
होना। लेकिन एक चीज और ऐड कर लीजिए, मेरा सवाल भी है कि भाई अभी ये कहा जा रहा है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा, तो जिन नेताओं के अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सांसदीय विधायकी छोड़ेंगे क्या वो? मैंने आपसे कहा कि इसके प्रावधान क्या होंगे वो तो जब बिल आएगा तब पता लगेगा। हाँ इसको एक बड़े बड़े पृष्ठभूमि में देखिए जी। जब अभी अजय जी तर्क दे रहे थे चाइना का, अजय जी वो सार्थक तर्क नहीं है। वहां की सरकार टोटलिटेरियन स्टेट है, हमारी है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं, अथॉरिटेरियन स्टेट्स की सीमाएं नहीं होती हैं। तो शायद उन दोनों के तुलनात्मक तौर पे उसकी जनसंख्या से जोड़ के खुशहाली का वर्णन करना ठीक नहीं होगा, वो तार्किक नहीं है। यहाँ पे फिर मैं राजनीति, देखिए आज असम ने भी यही कहा, आज यूपी कह रहा है, मैं चाहूंगा मध्य महाराष्ट्र कहे, मध्य प्रदेश मतलब उड़ीसा कहे, जो ये कौन से राज्य किस सरकार के द्वारा है, किस राजनीतिक दल के द्वारा, ये विषय नहीं है। विषय है कि क्या जनसंख्या का ज्यादा होना उससे तरक्की में बाधा है या नहीं है। हर एक कोई कहेगा हाँ बाधा है। आप एक खुद ही सोचिए, 20 करोड़ आज टीके लगे, अमेरिका में 14 करोड़ लगे जी। अगर तुलनात्मक तौर पे देखें तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने टीके लगाए, लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत में जब देखते हैं तो कम दिखती है। तो जनसंख्या बड़ा मुद्दा है, कोई भी कार्य से उसका एक ठीक है सर। बाकी मेहमानों से मैं थोड़ा लास्ट क्लोजिंग कमेंट ले लूं सर। छोड़ के सुधांशु जी, राजनीति छोड़ के मुझे लगता है सबको जो है एक साथ आना चाहिए। जहां भी जनसंख्या नियंत्रण का प्रयत्न हो रहा है, चाहे कोई सरकार करे, महाराष्ट्र की करे, मैं समर्थन करूंगा। अच्छी बात है, कोई सरकार अच्छी बात है, अच्छी बात है, देश हित में है और उसका हमें दीपक मिश्रा जी से शुरुआत करते हैं। क्लोजिंग कमेंट सर, 20-20 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, समय नहीं मेरे पास। जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है, एक सार्थक कदम सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन आपातकाल का जो धर्म पहले है उसको निभाना चाहिए। इस समय हमारा देश प्रदेश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, पहली समस्या पहले सुविधाएं पहुंचानी है। कपिल श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, एक लास्ट कमेंट सर आपका। जी, मैं मानता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण का जो उद्देश्य है सरकार का, यदि ये उद्देश्य होता तो 5 साल पहले से सरकार चल रही है। अब अंतिम जाने की तैयारी में ये सारी कहानी कायनात वो भी एक स्टेट के द्वारा सगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि जनसंख्या नियंत्रण कम, सियासी नियंत्रण ज्यादा हो सके। मैं मानता हूं कि इस पर सर्वदलीय बैठक और राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वनीति बना करके और तब इस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर राज्य जो है अपना एक सगुफा चुनाव के टाइम छोड़ता है, वही छोड़ा जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नियम सुधांशु मित्तल जी, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है चुनाव से ठीक पहले अगर ये फैसला लिया जा रहा है। मैं जान रहा हूं भी वक्त लगेगा, 2 महीने की बात तो यहाँ पर जस्टिस मित्तल कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए आगे ओवैसी साहब भी सामने आ जाएंगे अपना पक्ष लेकर, तो चुनौतियां कम नहीं है। मुझे लगता है कि एक जहां पे नियत और नीति उसमें स्पष्टीकरण स्पष्ट होगा तो इसके विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार जो भी राजनीति में आता है उसका एक उत्तरदायित्व लोगों के प्रति भी है, देश हित के लिए भी है, राष्ट्रीय हित के लिए है। इसलिए जो राष्ट्रीय हित में या लोगों के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी राजनीति सफल नहीं होगी। इसलिए अल्टीमेटली जिस समय इसका मसौदा सामने आएगा, उसके प्रावधान सामने आएंगे, तो मुझे लगता है इसमें सहमति बन जाएगी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव शायद हमारे साथ आ गए सर, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनुज जी, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन इसकी एक केंद्रीय नीति होनी चाहिए, उस पर सर्वदलीय बैठक के और बाद एक मसौदा तय होना चाहिए, या अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने कोई मसौदा तय किया है तो उस सर्वदलीय बैठक में एक सर्वमान्य स्थिति पैदा करें और उसके बाद आगे बढ़ें। लेकिन वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है, ये केवल मूल मुद्दों से भटकाने के लिए है कि कोविड में जिस तरीके से फेल हुई है सरकार, उस पर पानी डालने का। ठीक है सर, ठीक है, आ गई आपकी बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उपाध्याय जी, मित्तल जी और दीपक मिश्रा, कपिल श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर आज की यही है कि उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और इसके लिए अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधि आयोग की बात करें तो जस्टिस A.N. मित्तल हमारे साथ मौजूद थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने का वक्त कम से कम लगेगा और अभी रेकी की जा रही है, रिसर्च की जा रही है, उसके बाद कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।